आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम टुमारो वॉर है, जो कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है, यानी 2021 में। इस मूवी को बनाने की लागत $200 मिलियन थी, जो कि बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस की कमाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। चलिए फिर मूवी की कहानी को शुरुआत करते हैं। इसे मेन लीड रोल में हमें क्रिस को दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में ही हमें क्रिस काफ़ी ऊंचाई से गिरते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में आके गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। बाकी कुछ लोग भी उनके साथ ऊपर से गिरते हैं। और फिर मूवी 28 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी 2020 दिसंबर का वक्त। हमें वहीं क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेते हुए अपने घर पे जा रहे होते हैं। उनकी बेटी का नाम मोरी होता है, जिसका आज जन्मदिन था। और वहीं हमें एक फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच दिखाया जाता है, जो कि टीवी पे सब लोग काफ़ी इंजॉय से देख रहे थे। एक्चुअली में वो आर्मी में एज अ रिसर्चर काम करना चाहता था, इसलिए उसने जॉब अप्लाई भी कर रखी थी और उसे थोड़े दिन में जाना था। इसलिए अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। वो जब बाहर जाता है तो उसे उसी आदमी का कॉल आता है जो उसे ये जॉब दिलाने वाला था। वो आदमी बोलता है कि हमें तुमसे ज़्यादा एजुकेशन और स्मार्ट पर्सन मिल चुका है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे जगहों पे काम नहीं किया था। वो उसका एक फ्रेश जॉब था। फिर वो अंदर आके अपनी बेटी के साथ बैठ के फीफा वर्ल्ड कप देखने लग जाता है। तभी उस मैच के दौरान मैदान के बीचों बीच एक तेज कलर की रोशनी चमकती है और उसके अंदर से कुछ हथियारबंद लोग निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, लगभग 20-25। और उन्हीं तादाद में से एक बीच में एक लड़की, जो उनकी कमांडर होती है शायद, वो निकलती है और कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम फ्यूचर से आए हैं 30 साल बाद, और फ्यूचर में एक जंग चल रही है, एलियंस वर्सेस ह्यूमंस, और इंसान हार जाएंगे अगर आप लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की तो। आने वाले कुछ महीने फैसला करेंगे कि इंसानियत रहेगी या फिर नहीं। पूरी दुनिया से लाखों सिपाही भेजे जा रहे थे उस जगह पे इंसानियत को बचाने के लिए बस, लेकिन मुश्किल से आधे ही या वापस आ पाते। सैनिकों की तादाद भी अब कम हो चुकी थी, इसलिए पूरी दुनिया की एक संस्था बनाई जाती है, जिसमें से पूरी दुनिया के आर्मीज़ के लोग इस जगह पे भेजे जाते हैं। बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों का। तब डिसाइड किया जाता है कि आम लोग को ट्रेन करके भेजा जाएगा। वहीं हमें दूसरी तरफ क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि एक हाई स्कूल में टीचर की जॉब कर रहे थे। उस स्कूल में एक बच्चा था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बट क्रिस उसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का बहुत आसानी से जवाब दे देता था। और तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें ये होता है कि आप वो तुरंत के तुरंत। और फिर हमें वही रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जाता है। वो लोग उसके कपड़े खोल के 2-4 एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि तुम अगले 30 साल तक जीने वाले हो, इसलिए तुम्हें चुना गया है वहाँ पे जाने के लिए। और वो उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस पहना देते हैं, जिससे वो अर्थ पे कहीं भी होगा तो उसे वो लोग ढूंढ सकते हैं। जब ये बात वो अपनी बीवी को बताती है तो वो कुछ काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर 10 लोग जाते हैं तो उसमें से बस 3 ही वापस आते हैं, और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। वो फिर अपने डैड के पास जाता है और उसे उतरवाने के लिए, क्योंकि उसके डैड इन सब चीज़ों में माहिर थे। बट अपने डैड से वो काफ़ी सालों तक बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके डैड उसे अकेला छोड़ के चले गए थे। और वो खोलते ही खोलते एकदम से उसकी शर्ट पे वाइन फेंक देते हैं, जिससे उसके डैड को लग रहा था कि कहीं कहीं वो गवर्नमेंट का जासूस तो नहीं हो, वो कहीं इसकी जासूसी करने के लिए तो नहीं आया। और इस बात पे वो गुस्सा होकर अपनी बीवी से आगे कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। और सबसे अलविदा लेके वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ के कुछ लोग उसे कुछ सिखा रहे होते हैं, जैसे कि कैसे बंदूक पकड़ना है। बट वो एक्स सोल्जर था, इसलिए वो सारी चीज़ें पता थी। और उसका एक फ्रेंड भी बनता है जिसका नाम चार्ली होता है। वो दोनों एक लड़के के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इस मिशन पे ऐसे 3 बार जा चुका था, और वो पता नहीं बार बार क्यों जा रहा था। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग होगी और तुम्हें 1 हफ्ते बाद वहाँ उसी जगह पर जाओगे। जब वो सारे आराम कर रहे होते हैं तभी एकदम से अलार्म बज जाता है, और वो लोग कहते हैं कि ये कोई मॉक ड्रिल नहीं है, तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। वो कहते हैं 1 घंटा भी नहीं हुआ बस। तो कहते हैं कि आखिरी बात है, उसके बाद तुम कभी नहीं जा पाओगे। तो वो सारे लोग धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि
क्रिस और चार्ली भी चले जाते हैं, बट एकदम से उनकी कोऑर्डिनेशन गलत हो जाती है, जिसकी वजह से वो गलत जगह गिरते हैं। चार्ली तो सेफली बच जाता है, बट काफ़ी सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं और हमें वही शहर दिखाया जाता है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। और तभी क्रिस को वहाँ की कमांडर का फ़ोन आता है। वो बताती हैं कि तुम्हारे पास में ही रिसर्च सेंटर है, तुम्हें वहाँ जाना है और लोगों को बचा के निकाल लाना है। रिसर्च सेंटर कुछ ही दूरी पे है, बट वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। क्रिस उनमें से 2 लोगों को आगे भेजता है ताकि वो मुआयना कर सके कुछ है या नहीं है। वो लोग सेफली वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बट वहाँ की कंडीशन बहुत ही बेकार होती है और वो लोग भी सारे मर चुके थे। इसलिए कर्नल कहती हैं कि तुम सारा सामान, वहाँ के हार्ड ड्राइव और कुछ ज़रूरी सामान लेके वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ बमबारी होने वाली है, क्योंकि वाइट स्पाइंस ने अटैक कर दिया है यहाँ पे। चार्ली सारा सामान लेके निकल जाता है, बट वो मेन रोड से ना जाते हुए पीछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइट फ्यूम्स की आवाज़ आ रही थी। और हमें तभी पहली झलक वाइट फ्यूम्स की दिखाई देती है, जो कि ऊपर ही बैठे हुए थे और वो वहीं पे एक आदमी को भी मार देते हैं। बट वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये लोग काफ़ी कम होते हैं। इसलिए कर्नल उन्हें आदेश देती हैं कि वहाँ पे बमबारी होने वाली है और मिलिट्री की 3 गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तुम सारे वहाँ उसमें से बैठ के निकल सकते हो। बट वो जैसे ही रेड कलर की रोशनी के आगे बढ़ते हैं, वो तीनों गाड़ियाँ पलट जाती हैं वाइट प्यूंस के द्वारा। और वाइट प्यूंस उन तीनों गाड़ियों के कमांडर्स को मार देते हैं, यानी इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे उन्हें भाग के ही निकलना होगा। और बमबारी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, कुछ एरिया में गिर जाती है, क्योंकि उनको पूरे शहर को उड़ाना था। वो लोग उस जगह से जैसे तैसे बचते हुए एक घर के अंदर घुसते हुए उस शहर से बाहर निकल जाते हैं। बट जैसे वो शहर के आखिरी मोड़ पे होते हैं, तब तक उनके 2 आदमी वहीं गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें थोड़ा सा लेट हो जाता है। बट सेफली 5 लोग पूरे 3000 लोगों में से निकल जाते हैं। बट बमबारी की वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। जब क्रिस की आंखें खुलती हैं तो वो किसी कैंप में होता है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा होता है और उसका दोस्त चार्ली भी अभी तक जिंदा था और वो वाइट रेड टी शर्ट वाला बंदा भी जिंदा था, जो 3 बार जा चुका था। तभी कमांडर उसे बुलाती हैं अपने पास और उसे बताती हैं कि यही उसकी बेटी मुरी है, जिसने आर फोर्स बनाया है। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहती हैं कि यहाँ पे लेकिन हम डैड की तरह नहीं रह सकते, आपको अपना काम करना होगा और मुझे मेरा काम करना होगा, तभी इंसानियत बचाई जा सकती है। वो उसे एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे फीमेल वाइट फ्यूम्स होती हैं, क्योंकि फीमेल्स में बस एक यही थी, इसलिए सारे मेल्स इसकी रक्षा करते थे। अगर ये मर जाएगी तो उनके भी तादाद कम हो जाएगी। बट मेल फ्यूम्स इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए ये लोग वहाँ इसे पकड़ने के लिए आए थे, ताकि इससे कोई जहर या एंटीडोट बना के वो उन सबको एक साथ ही मार सके। तभी क्रिस हेलीकॉप्टर से दिखता है कि काफ़ी सारे मेल वाइट फ्यूम्स उसी तरह बढ़ रहे हैं, यानी इन लोग की जान अब जा सकती है। तो इसलिए वो नीचे उतर जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और वो अपनी बेटी को बचा लेता है। बट बहुत मुश्किल से वो फीमेल वाइट फ्यूम्स अंदर उसे कैच कर पाते हैं। फीमेल वाइट फ्यूम्स के सर के ऊपर एक रेड कलर के धब्बे जैसा कोई निशान था, जिससे वो पहचान सकते थे कि कौन सी फीमेल है कौन सी मेल है। और हेलीकॉप्टर लेके उसे वहाँ से उड़ जाता है, बट बहुत सारे मेल उस पर अटैक कर देते हैं। बट एक हेलीकॉप्टर आके उस सबको संभाल लेता है और वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करने लग जाते हैं। तब मयूरी अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है। वो ये बोलती है कि आप, यानी क्रिस उसे छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। क्रिस इन सबको मारने से मना कर देता है, बट वो कहती है कि यही सच है। और हमें उनका नेक्स्ट बेस दिखाया जाता है, जो कि 2 लेयर्स से सुरक्षित घिरा होता है। वो लोग फीमेल वाइट स्पीम को वहीं लेके जा रहे होते हैं। मेमोरी बताती है कि पिछली बार जब हमने इस पे जहर छोड़ा था, तो जहर ने बिल्कुल भी इसे असर नहीं किया था। इसकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली थी। तो हमें कोई ऐसा जहर चाहिए होगा जो 100% के साथ बॉन्ड बना के इसे हम मार सके, और उसे हज़ारों लाखों टेस्ट करने होंगे इस सब चीज़ों के लिए। वो अपने डैड से भी माफ़ी मांगती है उसने जो बोला,
और धीरे करते करते उसका 63%, 69% और देन फाइनली 100% बॉन्ड बन ही जाता है। वो ग्रीन कलर का वेनम अब इंसानों की ज़िंदगी बचाने वाला था, बट तभी फीमेल फ्यून जग जाती है और एक बहुत तेज आवाज़ मारती है, जिसकी वजह से वहाँ सारे मेल उस सुरक्षित घेराव को तोड़ते हुए वहाँ अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो लोग देखते ही देखते पूरे बेस पे कब्जा धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। सारे डिफेंस मैकेनिज्म कोई काम नहीं आ रहा था और हमें क्रिस के बैंड को दिखाया जाता है, जिसमें ये पता चल रहा था कि उसे जाने में बस 7 to 8 मिनट बचे हुए हैं। और हमें वहीं दूसरी तरफ फीमेल फ्यून को दिखाया जाता है, जो कि अब आज़ाद हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो म्यूरी को ही ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। और जिस तरफ म्यूरी एंड क्रिस छुपे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेल और फीमेल वाइट फ्यून्स आ जाती है। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, फाइनल करते हैं कि वो लड़ेंगे उनसे और धीरे धीरे लड़ना चालू कर देते हैं। बट इसी लड़ाई के दौरान म्यूरी को एक स्पाइक की कांटा लग जाता है। देखते ही देखते पूरा बेस तबाह हो जाता है। वो जिससे हेलीकॉप्टर से निकलने वाली थी, वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुका था। और तभी एक वाइट फ्यूम उसे पकड़ के नीचे की ओर खींचने लग जाता है, बट क्रिस उसे बचाने की कोशिश करता है, बट वो बच नहीं पाती। और देखते ही देखते म्यूरी उन सारे हैवानों के बीच चली जाती है और क्रिस गायब होके अपने टाइमलाइन में आ जाता है। वो आते ही सब कुछ सारा कुछ उन्हें बता देता है कैसे इंसानियत अब उस टाइमलाइन में नहीं बची। और वो वेनम भी पकड़ाता है, कहता है इसकी बहुत सारी शीशा बनाओ, ये लड़ने में हमारे काम आएगी। और वो अपनी बेटी और अपनी बीवी से मिलकर काफ़ी खुश होता है। अभी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही उसकी बेटी थी और वो जो बेटी देख के आया है, दोनों ही बहुत अलग थे। ये सारी बातें वो अपनी पत्नी लॉरा को भी बताता है। एक्चुअली में इसकी बेटी ने बताया था कि वाइट फ्यून्स पहली बार रशिया में दिखाई दिए थे और ना ही कोई ट्रैकिंग डिवाइस, ना ही कुछ इन्हें लोकेट कर पाया था इनकी स्पेसशिप को। तब उसकी पत्नी डोरी कहती है क्या पता वो इस टाइमलाइन में आए ना हो, बहुत साल पहले आए हो, इसलिए हम डिटेक्ट ना कर पाए हो उन्हें। और है कि बात उन्हें रशिया में मिलने की, तो उसे क्यों ना साइंटिफिक प्रूफ हो। पूछता है कि कभी ऐसा हो सकता है कोई इंसान रशिया से बाहर ना आ गया हो, बट उसकी बॉडी पे हमें चाइना की राख मिलती है। फिल्म में आपने टोरी को देखा होगा, जिसके गले में हमेशा नाखून उन वाइट फ्यूम्स का लगा रहता था। जब वो उसका एग्जामिन कराते हैं, तब वो बताता है उसका दोस्त कि इसके ऊपर वॉल्केनो की राख मिली। तब उसका क्लास वाला लड़का कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि चाइना में एक बार ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वॉल्केनो की धुआं आधी दुनिया पे फैल गई थी। शायद तभी वो राख वहाँ पहुँचा होगा। लोग इस बात से पूरी तरीके से कंफर्म हो जाते हैं कि हो ना हो वाइट फ्यूम्स वहीं छुपे हुए हैं और अभी आने के लिए उनके हमारे पास सिर्फ 30 साल है, क्यों ना उन्हें पहले ही मार दिया जाए। बट यूएस गवर्नमेंट इसे सब वो नहीं करती है, अप्रूवल नहीं देती है। तो वो अपने डैड के पास जाता है, जिनके पास एक कार्गो एयरशिप रहती है। वो सब वहीं उसी में बैठ के निकल जाते हैं उन सबको मारने के लिए। इनके साथ क्रिस, उसके डैड, उसका दोस्त और टोरी और वो लड़की भी होती है जो मूवी की शुरुआत में हमें कमांडर को दिखाया गया था। वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो उस जगह को उड़ा देते हैं अंदर देखने के लिए कि मिला क्या है। तब उन्हें पता चलता है कि अंदर एक अलग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, पानी का एक स्रोत है। हमें उनकी शिप दिखाई जाती है जो लगभग 1000 साल पहले आई होगी शायद। चार्ली और क्रिस के डैड बाहर ही रुकते हैं उन वाइट फ्यूम्स को मारने के लिए कि कोई गलती से बच के बाहर आ गया तो वो उन्हें मारेंगे। और बाकी सारे लोग अंदर की ओर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वाइट फ्यूम्स दिखाया जाता है जो ककून टाइप में बंद रहते हैं। वहाँ हमें फीमेल भी दिखाई जाती है, जो एक नहीं कम से कम 2 या 3 होंगी। वो लोग अपने साथ कुछ वेनम भी लेके आए थे। जैसे वो उन्हें लगाते हैं तो उनकी पूरी हड्डियाँ गल जाती हैं, बट इससे बाकी सारे मेल वाइट फ्यूम्स भी जग जाते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरे प्लेन को ही उड़ा देंगे, क्योंकि वो उतने सारे को नहीं मार सकते थे। टोरी अपनी जान पे खेल के पूरे स्पेसशिप को ही उड़ा देता है, जिससे टोरी और फ्यूचर कमांडर मारे जाते हैं। बट तभी हमें दिखाया जाता है एक फीमेल वाइट फ्यूम वहाँ से बच के निकल जाती है और क्रिस और उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें ढूंढने के लिए जाएगी। जैसे ही वो उसके पास पहुँचते हैं, वो उन पे हमला कर देती है बहुत तेज़ी से। बट क्रिस एक वेनम उसके हाथ में मार देता है, जिसकी वजह से पूरी हड्डियाँ उसे गलने शुरू हो जाती है। बट वो वाइट फ्यूम
अपने मुंह से अपने हाथ को ही फाड़ देती है। और तभी क्रिस उठता है और उसके पास एक और वैनम होता है। वो दौड़ते हुए जाता है और उसके मुंह में उस वैनम को छोड़ देता है। जब वो अपने मुंह बंद करती है तो वैनम फट जाता है और वो पूरी की पूरी गीली होने लग जाती है, पिघलने लगती है और एक पत्थर पे जाके सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसके डैड से उसकी नाराज़गी भी अब जा चुकी थी। उसके डैड भी हमारे साथ रहते थे और इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग।